नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एस की, जो 2025 में आई है और फिलहाल Amazon प्राइम पर हिंदी में उपलब्ध है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी दुबई से शुरू होती है, जहां एक आदमी अपने दोस्त कनन को फोन कर रहा है और कह रहा है, देख भाई, तुम अभी कभी जेल से बाहर निकले हो, फिर ऐसी गलती मत करना कि फिर से जेल जाना पड़े। अपनी पहचान बदला, इस नए देश में और नई जिंदगी शुरू करो। ध्यान रखना कि ऐसी मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसके बाद करण मलेशिया के एक मॉल में आता है। करण एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर है जो बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर निकला है और इस देश में कोई उसे नहीं जानता। जैसे ही वो मॉल में आता है, तभी एक आदमी जिसका नाम आदि है करण से कहता है कि चंदन ने तुझे भेजा है ना, तेरा नाम करण है। फिर करण बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। फिर आदि कहता है, चल जल्दी घर चलते हैं क्योंकि बहुत काम है। करण हैरान होता है कि क्या काम है, लेकिन कुछ बोले बिना आदि उसके साथ घर चल देता है। असल में आदि को एक नौकर चाहिए था जो उसने चंदन से मांगा, लेकिन उसने गलती से किसी दूसरे करण को अपना नौकर समझ लिया और पकड़ के ले आया। ये करण समझ नहीं पाता कि आदि बड़ा गैंगस्टर है। करण को अपनी असली पहचान छुपानी थी, तो वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी गंदी वीडियो किसी और लड़के ने बनाई है और वो लड़का वीडियो के दम पर उसे धमका रहा है। लड़की इस बारे में पुलिस वाले राज को शिकायत करती है। राज उस बदमाश लड़के को अच्छी तरह पीटता है, वीडियो अपने पास रखता है और उसे वहां से भगा देता है। ये देख लड़की राज का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी इज्जत बचाई, पर राज कहता है कि मैंने तेरी इज्जत बचाई है, तेरे तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस एक बार मेरी साथ रात बिताओ, फिर तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना। फिर वो काम जो लड़का लड़की को धमका के कर रहा था, राज अब उसी लड़की के साथ वही काम कर रहा है। लड़की कहती है, सोचती थी कि तू अच्छा पुलिस वाला होगा, पर नहीं, तेरे और उस लड़के में कोई फर्क नहीं है। राज भी बोलता है कि ज्यादा बकबक की जरूरत नहीं है, रात को चुपचाप मेरे घर आ जा, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, जिससे उस गरीब लड़की को बहुत तकलीफ होगी। वो लड़की परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जब करण बस में होता है, उसकी नजर एक लड़की रुक्मिणी पर पड़ती है जो बस में सफर कर रही होती है। उसे देख के वो दीवाना हो जाता है। उसकी निगाहें रुक्मिणी से दूर मत हटो। करण को ऐसा देख के रुक्मिणी को बहुत अजीब लगा। जब बस में एक आदमी का पर्स चोरी हो गया तो रुक्मिणी ने सीधे करण पर चोरी करने का आरोप लगा दिया, लेकिन करण के पास कुछ नहीं मिला। बस से उतरते हुए करण ने रुक्मिणी से पूछा, तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ? रुक्मिणी बोली, पता नहीं अब, पर कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एक आदमी का पर्स निकालते हुए देखा था। करण बोला, अरे मैंने उसका पर्स गिरा दिया था, मैं उसे उठा के वापस दिया था, बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तब मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, एक गरीब औरत को देने के लिए। वो गरीब औरत मुझसे मांग रही थी तो मैंने ये किया ताकि वो औरत को दे सकूं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने जानबूझकर उसका पर्स गिराया था, लेकिन मैंने पैसा चुराया नहीं, बल्कि उसने खुद मुझे दिया था। और तुम मुझे इतनी छोटी बात पर डांट रहे हो। उसने उसको चोर समझ लिया था। लेकिन रुक्मिणी भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, लेकिन करण उसके लिए पागल हो गया है, वो उसे कैसे अकेला छोड़ सकता है। अब अगले सीन में आदि की गर्लफ्रेंड कल्पना उसे कॉल करती है और कहती है कि मेरा होटल बैंक वालों ने सील कर दिया है। मैंने उन्हें भी गुजारिश की थी कि मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो लोग मनाने को तैयार नहीं है। तुम तो बहुत अमीर बिजनेसमैन हो, है ना, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगे? ये पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर आदि कहता है, हाँ हाँ मेरे प्यार, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसे का इंतजाम कर देता हूँ। अब रात हो चुकी है। दोस्तों, उस लड़की का वीडियो राज तक पहुंच जाता है और आज उसके साथ सोने के बाद भी वो वीडियो डिलीट नहीं करता। वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए लड़की रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर रुक्मिणी घर आती है, क्योंकि राज रुक्मिणी के सौतेले पिता है। उसके पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी चल बसी। तब से राज ही घर की संभाल रहा है। रुक्मिणी रोज घर आती है, अलग अलग नौकरी करती है और जो भी कमाती है वो सारा पैसा राज को देती है। वैसे रुक्मिणी चाहती है कि राज को घर से निकाल दे, लेकिन शादी कानूनी है, इसलिए आधा घर राज का है और आधा रुक्मिणी का। राज ने रुक्मिणी को ऑफर दिया था कि अगर रुक्मिणी घर का आधा पैसा, जो करीब 5 करोड़ है, राज को दे दे तो राज वो रुक्मिणी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए रुक्मिणी कई ऐसी चीजें करती है जैसे स्टेट्स एजेंट वेडिंग शोरूम, ताकि वो राज को घर से बाहर कर सके। जब रुक्मिणी ढाबे में वेटर का काम कर रही होती है तो कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं जो रुक्मिणी के साथ बदतमीजी करते हैं। उस वक्त कन्नन भी वहीं होता है। इसे देखकर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उन सब गुंडों को अच्छे से पीट देता है। अब इस घटना के बाद रुक्मिणी बहुत प्रभावित हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया होता है, वो भी उसके माँ बाप के बाद। बाद में दोस्तों उसे करण भी अच्छा लगने लग जाता है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन रुक्मिणी को पता नहीं कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से रिलेशनशिप में आ गई है। हाँ, एक दिन जब करण राजकुमारी से मिलने उसकी शोरूम पर आता है तो रुक्मिणी का बॉस उसे चिल्लाते हुए दिखता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि राज रुक्मिणी के घर पर है और वो राज से ठीक से नहीं निभा पाता और इनके झगड़े की वजह से रुक्मिणी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। तो बॉस ने कहा कि अगर एक हफ्ते में 10 लाख की बिक्री नहीं हुई तो मैं उसे अगले हफ्ते नौकरी से निकाल दूंगा। रुक्मिणी दुखी हो गई। अब क्या करूं? ये देख के कन्नन को भी बुरा लगा। उसने रुक्मिणी से पूछा कि इस शोरूम में सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है? रुक्मिणी बोली, तुम क्या करने वाले हो? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और परेशानी मत दो। लेकिन कन्नन हार मानने वाला नहीं था। उसने किसी और से उस कपड़े की कीमत पूछी जो कि 10 लाख थी। इसलिए कन्नन ने रुक्मिणी को बताए बिना आदि को फोन किया और कहा, तुम बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे 10 लाख उधार दे दो, मैं बाद में वापस
वापस कर दूंगा। फिर करण को पता चलता है कि अदी कोई बिजनेसमैन नहीं है यार, असल में वो कबाड़ बेचता है। ये उसकी सच्चाई है। वो पुराने सामान लेकर उसे कबाड़ की कीमत में बेचता है। करण कहता है, मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि तुम बिजनेसमैन नहीं हो। फिर अदी कहता है, देखो ये बात कल्पना को मत बताना वरना वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी। अब करण कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो उसके लिए 10 लाख लगेंगे। अब अदी का दिमाग घूम गया। इतना सारा कबाड़ बेचने के बाद भी मैंने कभी 10 लाख कमाए नहीं तो मैं उसे क्या दूं। लेकिन करण की धमकी पर वह उसे धर्मन नाम के आदमी के पास ले जाता है जो लोगों को कर्ज देता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अगर कोई समय पर कर्ज वापस नहीं करता तो धर्मन उसे बेरहमी से मार देता है। ठीक उसी वक्त वो देखता है कि धर्मन एक आदमी को जिंदा जला रहा है। ये देखकर आदि डर जाता है और सोचता है, नहीं यार, मैं यहाँ बेकार आ गया। अगर मैं यहाँ से कर्ज लूंगा तो यही उसका अंजाम होगा। अब करण भी समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। उसे एक हफ्ते के अंदर 10 लाख चाहिए थे तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग पोकर खेल रहे हैं। फिर उसने कन्नन के पास जितना भी पैसा था वो सारी रकम लेकर पोकर खेलने लगा। दोस्तों, कन्नन पोकर का मास्टर है, इसलिए उसने लगातार कई राउंड जीत लिए। वो खेलता गया और चाहे कितने भी राउंड खेले कोई भी हारता नहीं था। ये देखकर धर्मन हैरान रह गया और खुद भी कन्नन के साथ पोकर खेलने आ गया। करण भी इससे प्रभावित नहीं हुआ और उसने धर्मन के साथ खेलने के लिए हामी भर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने धर्मन के साथ भी कई राउंड जीते। फिर आखिर में धर्मन ने पोकर में करीब 2 करोड़ रुपए दांव पर लगा दिए। अब करण के पास लगभग 20 लाख रुपए जीत चुके थे तो धर्मन ने बचा हुआ पैसा करण को उधार दे दिया और उसे समझाया, भाई ये खेल क्यों खेल रहा है, मत खेलो, हमने काफी पैसा जीत लिया है, पैसे लेकर यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन करण मान गया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये राउंड भी वो जीत जाएगा। इसलिए उसने उधार लेकर पैसे लिए और जैसे ही ये राउंड खेला करण ये राउंड भी जीत गया। लेकिन फिर धर्मन के पत्ते अपने आप बदल गए और यहाँ धर्मन ने खुलेआम धोखा दिया क्योंकि उसके एक दोस्त ने चोरी छुपे उसके पत्ते बदल दिए थे। तो जब करण ने ये देख के सवाल उठाए तो धर्मन के गुंडों ने उसे पीट दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर 1.8 करोड़ नहीं चुका पाया तो अगला दिन उसे सूरज नहीं दिखेगा। अब गरीब करण और अदी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वे उसकी बात मान गए और वहां से निकल गए। करण बहुत परेशान था कि उसने 10 लाख जुटाने का प्लान बनाया था और अब करोड़ों का ठगी हो गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। इस टेंशन में वो रुक्मणी से मिलने तक नहीं जा पा रहा था। आदि से पता चलता है कि करण 10 लाख की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गया है तो वो करण से मिलने चली जाती है और उसे पूछती है, तुमने क्या किया, मेरी वजह से टेंशन में पड़ गए। देखो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, अगर मैं उन्हें बेच दूं तो कम से कम 2 करोड़ की व्यवस्था कर पाऊंगी, उससे तुम धर्मन का कर्जा चुका सकते हो। करण कहता है, तुम ये सब बचा रही थी राज से छुटकारा पाने के लिए, है ना। रुक्मणी भी कहती है, तुम मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हो, पहले मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगी, फिर हम बाकी देखेंगे। गरीब करण बहुत बुरा महसूस करता है। वो सोचता है कि वो कुछ करना पड़ेगा ताकि वो अपनी सारी समस्या खत्म कर सके। फिर वो आदित्य से कहता है, देख मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है बहुत पैसे कमाने का। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम तुरंत धर्मान का कर्ज चुका देंगे। थोड़ा मुश्किल है लेकिन धर्मान से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य कहता है, देख भटकाओ मत, सीधे बता क्या है। तो करण थोड़ी घमंड के साथ कहता है कि हम फिर से बैंक वापस जाएंगे। ये सुनकर आदित्य पसीना पसीना हो जाता है और कहता है, पहले तो धर्मान मेरे पीछे पड़ा है, अब पुलिस भी मेरे पीछे पड़ेगी क्या। ना यार, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ धर्म से माफी मांगने आया हूँ कि मैंने पोकर नहीं खेला, ये तुम्हारा काम था तो माफ कर देना। अब दोस्तों, आदि यहाँ धर्म से माफी मांगने आया था लेकिन वो अपनी आंखों के सामने ही माफी मांगने का नतीजा देखता है क्योंकि जो शख्स धर्म से माफी मांगने आया था उसे धर्म बर्बरता से मार देता है। कहता है कि यहाँ माफी की कोई जगह नहीं है भाई। इसलिए आदि वहां से भागता है और कन्नन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर तो हम करेंगे कैसे। तब कन्नन कहता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा, वहां एक गाड़ी लेकर आ जाओ, बाकी सब मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। फिर करण सारी तैयारी लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां वो वैन आती है जो बैंक में पैसे जमा करती है। जैसे ही वैन आती है करण वहां रखे ट्रक की वायर छेड़छाड़ करके ट्रक को स्टार्ट करता है और सीधे वैन से टक्कर मार देता है। इसके बाद जल्दी से वह एक बम लगाता है जो सारे गार्ड्स को बेहोश कर देता है। लेकिन एक गार्ड बेहोशी से पहले इमरजेंसी बटन दबा देता है। इसके चलते सारी पुलिस उस वैन के पीछे पड़ जाती है। करण जल्दी से ताला खोलने की कोशिश करता है और पैसे निकालने में भी सफल होता है। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले वहां आ जाते हैं जो पहले करने को रोकने की कोशिश करते हैं। जब करण नहीं सुनता तो लड़ाई के दौरान करने का मास्क कुछ वक्त के लिए उतर जाता है। पुलिस वाला उसे पहचान लेता है लेकिन ठीक से देखने से पहले करण फिर से मास्क लगा लेता है। तब तक और पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं तो करना सारा पैसा लेकर पुलिस की बाइक पर चढ़कर भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसे खूब पीछा करते हैं और यहाँ हमें एक दमदार पीछा करने वाला सीन दिखता है जिसके बाद कर्ण वहां से छुप जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस बाइक में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था, लेकिन करना भी बहुत चालाक है। वो बाइक को किसी सुनसान जगह छोड़ देता है और तुरंत अदी के पास पहुंचता है जो लड़कियों के कपड़े पहनकर आया होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। करना भी अपने कपड़े
कपड़े बदलकर वहां से अपने घर चला जाता है। पुलिस वाले जांच शुरू कर देते हैं उस क्राइम सीन पर जहां एक बंदूक मिली, और ये वही बंदूक थी जिससे कर्ण ने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। एक पुलिसकर्मी की टांग में गोली लगी थी और वही पुलिस वाला कर्ण को भी थोड़ी देर के लिए देख पाया था। बंदूक पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन कर्ण ने एक गलती कर दी कि उसकी उंगलियों के निशान बंदूक के मैगजीन पर रह गए जो पुलिस वालों के हाथ लगे। साथ ही जो ऑफिसर था, कर्ण को थोड़ी सी झलक तो देखी थी, लेकिन उसका चेहरा सही से याद नहीं रह पाया था। लेकिन दोस्तों, उस ऑफिसर के मुताबिक अगर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो उसके सामने आ जाता है और वही करना है, तो वो उसे पहचान लेगा। ऐसे ही पुलिस कर्ण को पकड़ने के लिए जितनी भी सबूत मिल सकें जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आदि और कर्ण दोनों घर आते हैं और सारे पैसे गिनते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं चलता कि पैसे कितने हैं। फिर न्यूज में पता चलता है कि कुल 40 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं और कर्ण सीधे उसके हाथ में 40 करोड़ आ गए थे। अब आदि पागल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सारा पैसा सामने देखा था। वो पैसे लेकर शॉपिंग करने ही वाला था कि कर्ण कहता है, रुको, पुलिस इन नोट्स को ट्रैक कर लेगी और अगर तुम कहीं खर्च करोगे तो पकड़े जाओगे। पहले इन नोट्स को चेंज करना पड़ेगा। इस बीच दोस्तों, पुलिस फिंगरप्रिंट से बदमाश का पता लगा लेती है, इसलिए वो तुरंत ही आरोपी को पकड़ लेते हैं, जो कि कोई और नहीं, धर्मा का था। उसके फिंगरप्रिंट्स मैगजीन पर मिले थे। धर्मा 40 करोड़ चोरी करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब आदि यकीन नहीं कर पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। धर्मा तो पिस्तौल चोरी करने के लिए जेल गया था। फिर करण बताता है कि मैंने जानबूझकर वो पिस्तौल वहीं से चुराई थी और वो पिस्तौल कोई और नहीं बल्कि धर्मा की ही थी, जिसे मैंने छुप के चुराया था ताकि चोरी कर सकूं और पकड़ा जा सकूं। करण की खुशी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले उसने लॉटरी खरीदी थी जिसका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में जो विजेता नंबर है वो करण का था। लॉटरी की रकम कुल 20 रुपए करोड़ है। अब करण के पास कुल 60 रुपए करोड़ हो गए हैं, लेकिन अगर वो खुद लॉटरी की रकम लेने जाएगा तो मीडिया में आ जाएगा और लोग शक करेंगे कि वो गैंगस्टर है। इसलिए उसने अदी को अपनी जगह लॉटरी का पैसा लेने भेजा और अदी को धोखा दिया। जब वो कल्पना से बात कर रहा होता है तो कॉल काटना भूल जाता है, जिसकी वजह से कल्पना उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है और अब उसे भी बैंक चोरी के बारे में पता चल जाता है, जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। फिर करण उससे कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि रुक्मणी को राज की पकड़ से छुड़ाया जा सके। ये सुनकर कल्पना भी सभी से ये बात छुपाने के लिए राजी हो जाती है, जिससे करण खुश हो जाता है और वो सारी लॉटरी की रकम कल्पना को दे देता है, जिस वजह से कल्पना का होटल फिर से चलने लगता है। अब अगले सीन में करण रुक्मणी को एक बढ़िया कार और 1 लाख के कपड़े भेजता है और उसे 5 स्टार होटल आने के लिए बुलाता है। ये देखकर रुक्मणी यकीन नहीं कर पाती कि करण के पास अचानक इतनी रकम कैसे आ गई। करण रुक्मणी को 5 करोड़ देता है और कहता है कि राज को देकर उसे घर से बाहर फेंक दो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में चैन आएगा। लेकिन चैन नहीं आता, बस परेशानी जरूर आती है। राज वहां पहुंचा और जब उसने करण को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यही वही चोर है जिसने बैंक लूटा था, क्योंकि दोस्त, जिस पुलिस वाले को करण ने गोली मारी थी वह राज था। अब राज पैसे देखकर करण को कहता है, वाह, तुमने नोट इतनी जल्दी बदल दिए कि किसी को शक तक नहीं हुआ। करण लॉटरी के 5 करोड़ रुपए लेकर आया था। करण समझ गया कि राज सब जानता है, इसीलिए राज करण को धमकाता है और कहता है कि मुझे पूरा 40 करोड़ चाहिए, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जेल में डालवा दूंगा। करण मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि पैसे लेने के बाद राज को घर छोड़कर रुक्मणी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाना पड़ेगा। राज कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुक्मणी बड़ी बात है, किसी और से उब जाने के बाद उसकी बारी आएगी, मैं उसे ऐसे आसानी से कैसे जाने दूंगा। ये सुनकर करण बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन कोई बहस नहीं, बस आज की बात मान जाता है कि मैं रात 10 बजे पैसे लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तैयार रहो। राज भी मान जाता है। जब रुक्मणी दूर से उन्हें बात करते हुए देखती है तो उसे शक होता है कि करण ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा किया है। करण ने कुछ गलत काम किया है जिसके लिए वो बताने को तैयार नहीं है। अब जैसे ही करण होटल से बाहर निकलता है वो आदित्य को वहां देखता है, जो धर्मा के गुंडों से घिरा हुआ है, क्योंकि धर्मा जमानत पर छूटा है और अब वह अपनी करोड़ों की डील वापस मांगने आया है। वह आदित्य को पकड़ता है और पूछता है, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? मुझे वो सारा पैसा चाहिए जो तुम दोनों के पास है। अब बेचारा आदित्य सोचता है कि धर्मा बैंक से लूटे हुए पैसे की बात कर रहा है, इसलिए वह धर्मा को बताता है कि ये सारा प्लान करण का था। उसने तुम्हारे बंदूक से गोली चली और बैंक से पैसा लूट लिया, तो मुझे जाने दो। ये सुनकर धर्मा समझ जाता है कि ये सब करण का किया है। अब धर्मा और उसके गुंडे आदि और करण का पीछा करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से दोनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ जब रुक्मणी करण के घर सब जानने आती है तो वो वहां बैंक का सारा पैसा देखती है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर कल्पना सब कुछ बताती है कि जो कुछ भी करण ने किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। करण भी आता है और रुक्मणी को राज का ऑफर बताता है। ये सुनकर रुक्मणी इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो राज को तुरंत मार डालना चाहती है, लेकिन करण उसे रोकता है और कहता है, शांत हो जाओ, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। अगर हमारा प्लान सफल हुआ तो हमारे पास खूब पैसा होगा और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। सब इसमें मान जाते हैं और काम प्लान के मुताबिक शुरू हो जाता है। सबसे पहले आदि धर्मा के एक पुराने रिश्तेदार और साथी को फोन करता है और वो कहता है, धर्मा से मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, कृपया मेरी
मेरी ये मदद करो। धर्मा ने मेरा पासपोर्ट ले लिया है, उसे किसी तरह से पासपोर्ट वापस ले आना और मेरे बताए हुए जगह पर आ जाना ताकि मैं इस शहर से भाग सकूं। लेकिन फोन स्पीकर पर है, इसलिए धर्मा भी सुन रहा है और वो अदी के रिश्तेदार के साथ उसके पास चला जाता है ताकि अदी और करण से पूरे 40 करोड़ ले सके। वहां पहुंचकर धर्मा अदी को पकड़ लेता है और पूछता है कि करण और पैसे कहाँ हैं। डर के मारे अदी उसे राज के घर लेकर जाता है, क्योंकि प्लान में यही भी था कि धर्मा को राज के घर लाना है। इस बीच कल्पना क्लब आती है और राज का ध्यान भटकाती है ताकि वो ठीक 9:15 बजे अपने घर आता है। उसी समय रुक्मणी खुद को घायल करके थाने आती है और शिकायत करती है कि राज ने मुझे बहुत पीटा है। फिर कुछ पुलिस वाले रुक्मणी के साथ उसके घर जाते हैं ताकि राज के खिलाफ कार्रवाई हो सके। रुक्मणी को भी ऐसा करना था, ये भी उनके प्लान में था कि वो ठीक 9:15 बजे घर पहुंचे। अब जब धर्मा अपने गुंडों के साथ करण और पैसे की तलाश में है, करण वहां पहुंचता है और धर्मा के सारे गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है और योजना के मुताबिक करण को 9:15 से पहले धर्मा और उसके गुंडों को मारना है, नहीं तो योजना फेल हो जाएगी। घर में करण और धर्मा के गुंडों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां करण मजेदार अंदाज में धर्मा और उसके सारे गुंडों को मार डालता है। और जैसे ही 9:15 बजता है, राज घर आता है। घर की हालत देखकर वो हैरान रह जाता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन जमीन पर पड़े 35 करोड़ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सामने धर्मा और उसके गुंडों के मरे हुए शरीर भी देखता है, इसलिए वो वहीं पड़ी बंदूक उठाता है ताकि अगर घर में कोई हो तो उसे मार सके। इसी बंदूक से करण ने धर्मा और उसके गुंडों को मार डाला था। दोस्तों, तब तक घर के बाहर कल्पना ने 5 करोड़ की लॉटरी की रकम जो करण ने राज को दिए थे, तुरंत वो पैसे बैंक से चोरी किए गए नोटों से बदल दिए। जिसके बाद रुक्मणी पुलिस के साथ घर पहुंचती है। सबसे पहले रुक्मणी घर में प्रवेश करती है और तुरंत ही उसके मोबाइल से बंदूक की गोली चलने की आवाज चलती है जो घर में लगे ब्लूटूथ से जुड़ी होती है और ऐसा लगने लगता है जैसे सच में किसी ने रुक्मणी पर गोली चलाई हो। इसलिए पुलिस तुरंत ही घर में घुस जाती है और राज के हाथ में बंदूक देखकर बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मार देती है। इस तरह धर्मा और राज दोनों का खेल खत्म हो जाता है। पुलिस घर के अंदर से बैंक का 35 करोड़ रुपए बरामद करती है और बाकी के करोड़ राज की कार से मिलते हैं। इससे पुलिस को अंदाजा होता है कि पैसे को लेकर धर्मा और राज के बीच झगड़ा हुआ होगा, इसलिए राज ने धर्मा को मार डाला क्योंकि पिस्टल राज के हाथ में थी। और जब राज के पास 40 करोड़ मिलते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि चोरी का असली मास्टरमाइंड राज ही था, जिसने बैंक से पैसे चुराए थे। ऐसे में करण ने अपनी जबरदस्त दिमागी चाल से सारी मुश्किलों को मात दी और अपने सभी साथियों को बचा लिया। अब वे खुलकर शांति से जिंदा रह सकते हैं। उन बाकी बची हुई लॉटरी की रकम के साथ कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। अब जैसे ही न्यूज में जिस लड़की राज ब्लैकमेल करता था उसको राज की मौत का पता चलता है, वो बहुत खुश हो जाती है कि अब वो फिर उसे राज से दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फिल्म के आखिरी सीन में करण और बाकी लोग आराम से नाव पर मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन अदी एक बात को लेकर अभी भी बहुत परेशान है कि उसने एक बात समझ नहीं पाई। चंदन ने मुझे एक नौकर भेजा था, लेकिन ये नौकर इतना चालाक निकला। अदी चंदन को कॉल करता है और कहता है कि जो नौकर तुमने भेजा था वो तो कमाल का निकला, उसने मुझे करोड़पति बना दिया। ऐसे ही 2-4 और करण भेज दो। तब चंदन कहता है, अरे किस करण की बात कर रहे हो तुम, वो तो मैंने भेजा था, तुमसे मिल भी नहीं पाया और वो मेरे सामने बैठा है। आदि अब पूरी तरह से हैरान है क्योंकि अब तक उसे पता नहीं था कि ये करण कोई और है। तो अब आदि करण से पूछता है, तुम्हारी असली पहचान क्या है? करण एक छोटी सी स्माइल देता है और करण की असली पहचान हमें बताए बिना फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।